हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। सो माय नेम इज़ मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उनको आपको सीधा रटना है, मतलब कंसेप्ट को अच्छे से रटना है, ठीक है। सो देन यू विल, और इसके लिए प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे उनको प्रैक्टिस करना है। यस, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो क्लास होता है, एमसीक्यू क्लास इसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, वो आपको पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, सो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो जितना हो सके इस क्लास को आप अटेंड करिएगा। ओके, तो ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, यहाँ पे भी आप इनका लाभ लीजिएगा, ठीक है। So are you ready? Then we will begin our today's MCQ series. Give your thumbs up. Everyone should give thumbs up. Then we will begin our today's MCQ series. थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कितने और जुड़ जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। So let's begin, then let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो, और आंसर कर लो। If one premise is particular, then the conclusion must be। अगर एक प्रीमाइज पर्टिकुलर होगा तो कंक्लूजन क्या होगा, यानी 2 प्रीमाइजेस होंगे, 2 प्रीमाइजेस में से एक पर्टिकुलर रहेगा तो कंक्लूजन क्या होगा, क्या वो यूनिवर्सल रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सी एफर्मेटिव या पर्टिकुलर। सब आंसर कर लो आप। आपके पास मैंने टाइमर लगा दिया है 40 सेकंड का, तो 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। सो सबको आंसर आना चाहिए। अगर एक प्रीमाइज पर्टिकुलर होगा तो कंक्लूजन क्या रहेगा, ठीक है, ये बताना आपको। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो पर्टिकुलर ही रहेगा। अगर एक प्रीमाइज पर्टिकुलर होगा तो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर रहेगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आपको बताना है कौन सा नहीं है। सो ए है, इफ टुडे इज ट्यूसडे टुमारो विल बी वेडनेसडे, ठीक है। बी है, सिंस टुडे इज ट्यूसडे टुमारो विल बी वेडनेसडे, ठीक है। सी है, राम इंसल्टेड मी सो आई पंचड हिम इन द नोज। डी है, राम इज नॉट एट होम सो ही मस्ट हैव गॉन टू टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से आर्गुमेंट कौन सा नहीं है। 40 सेकंड है आपके लिए, आप आंसर कर लो। यहाँ पे फोकस करना है नॉट पे, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गलत करके आते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं है कि यहाँ पे इज़ नॉट है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। वो देखते कौन है तो उसको टिक मार के आते हैं, तो दैट मीन्स कि वो रॉन्ग फिर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें मतलब क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में रखना है ना, एक माइंड मैपिंग बना के रखनी है माइंड में कि अब कौन सा क्वेश्चन है ना, किस तरह का क्वेश्चन है। सो उससे क्या होगा कि उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। जब आप यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो फिर एग्जाम में आपको कोई टेंशन नहीं है ना। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो इफ टुडे इज ट्यूसडे, टुमारो विल बी वेडनेसडे। सो ये आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट क्या होता है कि यानी उसमें थोड़ा सा अपोजिट होते हैं। दोनों सेंटेंस अगर होंगे जिन्हें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गए थोड़ा सा वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, क्वालिटी में भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि टुडे इज ट्यूसडे, टुमारो विल बी वेडनेसडे के मतलब एक दूसरे दिन का बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरे में बी पार्ट में सिंस टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है तो टुमारो वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो इसमें ये सेंसिकल भी है, ये भी सेंसिकल है, ये भी सेंसिकल, ये जैसे नॉन सेंसिकल लग रहा है ना। सो इसलिए कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कम्प्लीटली नॉन सेंसिकल। यहाँ पे बताना है नॉन सेंसिकल यानी जिसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग या इनकरेक्ट मीनिंग हो सकती है। इसमें ए पार्ट है ही वॉज अ बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली। तो बी पार्ट है ही इज अ बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली। सी है व्हेन ही मैरिड ही वॉज नॉट अ बैचलर। डे व्हेन ही वॉज अ बैचलर ही वॉज नॉट मैरिड। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। नॉन सेंसिकल जो बताना है कौन सा है इनमें से, यानी जिसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है या जो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा वो बताना आपको कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मैंने 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, बट थोड़े से सेंटेंस इधर उधर के होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रहता है। हाँ, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ही इज अ बैचलर बट ही मैरिड रिसेंट। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इनकरेक्ट है, ही इज अ बैचलर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो बैचलर है अभी, बट ही मैरिड रिसेंटली, उससे शादी की। तो जब बैचलर होगा तो शादी कहाँ से की है ना। तो थोड़ा सा ये मिलता नहीं है कि मतलब यहाँ पे प्रेजेंट की बात करा, ही इज अ प्रेजेंट की बात हो रही है, बट ही मैरिड रिसेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। मैरिड आ गए ना, मैरी का पास्ट मैरिड। सो यहाँ पे ये नॉन सेंसिकल है। अगर यहाँ पे देखेंगे ए में ही वॉज अ बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली, तो ये ठीक है, यानी पास्ट की बात हो रही है कि वो बैचलर था और वो उसने शादी भी कर ली। तो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है पहले है, तो तभी ये गलत है, ठीक है। तो ये नॉन सेंसिकल, गलत हम बोलेंगे कि ये नॉन सेंसिकल है। इस तरह व्हेन ही मैरिड ही वॉज नॉट अ बैचलर, जब उसने शादी की तब वो बैचलर नहीं रहा। इस तरह व्हेन ही वॉज अ बैचलर, जब वो बैचलर था, ही वॉज नॉट मैरिड, तो उसने उस वक्त शादी नहीं की थी, ओके। तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ए इज ट्रू बिकॉज बी इज ट्रू, ठीक है। कि ए दिखाता है कि ए ट्रू है क्योंकि बी भी ट्रू है। सो बी इज ट्रू बिकॉज ए इज ट्रू। बी ट्रू है तो ए भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ए ट्रू है। तो ए की वजह से बी ए आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, नन ऑफ द अबव, नोटा, ठीक है। तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। फोर्टी सेकंड में आपको आंसर करना है। सो ए इज ट्रू बिकॉज बी इज ट्रू। सो ए अगर ट्रू है तो बी भी ट्रू है, ठीक है, नहीं क्योंकि बी भी ट्रू है। सो दैट मीन्स कि जब बी ट्रू होगा तो ए भी ट्रू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये किस टाइप का आर्गुमेंट आप बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले एमसीक्यूज देखे होंगे, है ना, तो उनमें से मैंने ये करवाए हैं, ठीक है। हाँ, सो बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। चलो सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सर्कुलर आर्गुमेंट। देखो यहाँ पे अगर हम ए ले लेंगे, ठीक है, तो ए के बाद यहाँ पे इस साइड में बी ले लेंगे, है ना, सर्कल में हाफ सर्कल ए यहाँ से। तो ये जो ए जो है ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये जो बी इस साइड में है वो ट्रू है, ठीक है।
ए ट्रू है क्योंकि इसमें बी है, ये भी ट्रू है, ठीक है, तो इसकी वजह से ए ट्रू है। अब यहाँ पे बी है ना, तो इस बी को मान के चलते हैं, बी इज ट्रू, तो ये बी है क्योंकि ये ए ट्रू है ना। पहले ए ट्रू था क्योंकि बी ट्रू था, अब बी ट्रू है क्योंकि ए ट्रू है, तो ये एक सर्कल बन गए ना, है ना, तो ये सर्कुलर आर्गुमेंट कहलाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर आर्गुमेंट। अभी मैं सिखा रहा था सर्कुलर आर्गुमेंट क्या होता है, अब यहाँ पे बताना है आपको सर्कुलर आर्गुमेंट की एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो ए क्या है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज एंड मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, ठीक है। सो बी क्या है, गॉड इज द सोर्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड द स्क्रिप्चर इज द सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ गॉड। सी सम ऑफ द इंडियंस आर ग्रेट बिकॉज इंडिया इज ग्रेट, देयर रामा इज ग्रेट बिकॉज ही इज रामा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए। सर्कुलर आर्गुमेंट का आपको एग्जाम्पल बतानी है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो गॉड इज द सोर्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड स्क्रिप्चर इज द सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ गॉड। तो ये सर्कुलर आर्गुमेंट है। स्क्रिप्चर कहता है कि इन्हें जो राइटिंग्स है ना, जैसे गीता है, बाइबल है ना, कुरान है, बहुत सारी बुक्स है जो रिलीजियस बुक्स है। सो ये राइटिंग्स है ना, गॉड इज द, ये गॉड जो है इनका सोर्स है, ठीक है। मेन जो राइटर अगर हम कहेंगे या सोर्स हम कहेंगे तो वो कौन है, गॉड है इन राइटिंग्स का, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे गॉड है तो ये राइटिंग्स है, ठीक है। अब जो स्क्रिप्चर है ये वाला स्क्रिप्चर जो हमने बना लिया है, तो स्क्रिप्चर जो है ये सोर्स है किसका, यानी ये विटनेस है हमारे गॉड का, ठीक है। तो जो सोर्स है गॉड का तो वो क्या है, स्क्रिप्चर्स, ओके। तो सेम यहाँ पे जो गॉड है, सो गॉड जो है ये सोर्स है स्क्रिप्चर का। इस तरह स्क्रिप्चर क्या है, ये है मतलब विटनेस किसके, गॉड के, ओके। सो ऐसे ये सर्कुलर में बन जाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर आर्गुमेंट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। यहाँ पे इसका नेचर बताना है आपको। पुअर मीन्स हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 1000। सो इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा नेचर बताना आपको इस डेफिनेशन का, कि पुअर का मतलब है यहाँ पे कि जिसकी एनुअल इनकम 1000 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे बताना है ये परसुएसिव है या प्रिसाइजिंग इसका नेचर है या लेक्सिकल है या स्टिपुलेटिव है। चलो आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। पुअर मीन्स हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 1000। सो इसके थोड़ा सा इस डेफिनेशन का मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका नेचर बताना है आपको, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो प्रिसाइजिंग है ना, कि एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, एक एग्जैक्ट कंडीशन है ये, कि पुअर उसको कहते हैं जिसके एनुअल इनकम 1000 है। जब एग्जैक्ट कंडीशन होगी, एग्जैक्ट सिचुएशन होगा, तो उसको हम प्रिसाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, ठीक है, द रिलेशन
इज लार्जर दैन इज, तो ये जो इज लार्जर दैन इज जो है इसको बताना है आपको कि यानी ये रिलेशन कौन सी है, क्या ये एंटीसिमेट्रिक है, बी है एसिमेट्रिकल, सी है इंट्रांजिटिव, डी है इररिफ्लेक्सिव। यानी इररिफ्लेक्सिव, एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है इररिफ्लेक्सिव। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, है ना। सो इसमें बताना आपको इज लार्जर देन जो है ये क्या है। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इररिफ्लेक्सिव आएगा, ठीक है। सो इज लार्जर देन, सो ये है इररिफ्लेक्सिव, नहीं यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती तब इसको रिफ्लेक्सिव हम बोल सकते, है ना, या हम सिमेट्रिकल इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या एंटीसिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं, या इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, यानी इससे मतलब ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। तो यहाँ पे है मतलब कि रिफ्लेक्शन कोई नहीं है, कि नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, ठीक है। सो ये इररिफ्लेक्सिव एक स्टेटमेंट बनता है। और इज लार्जर देन जो है ये किसी के साथ नहीं, खुद के साथ एक ही मतलब एक कंपैरिजन है, तो तभी इसमें इररिफ्लेक्सिव आएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब इसका नेचर बताना है, ये मतलब ये जो डेफिनेशन है, अबॉर्शन मीन्स द रथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग्स, है ना। हाँ, सो यानी बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसको मार देना, इन्हें माँ के पेट में ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसकी आप ये जो डेफिनेशन है ना, तो इसके अपने नेचर बताने ये क्या है कि लेक्सिकल है या परसुएसिव है या स्टिपुलेटिव या थ्योरेटिकल है। चलो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड्स है। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, परसुएसिव, ठीक है। एक सेकंड। चलो, सो इसका आंसर जो है वो परसुएसिव आएगा, कि इसका नेचर जो इस डेफिनेशन का जो नेचर है, अबॉर्शन मीन्स द रुथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग्स, ठीक है। सो ये एक मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें गुड परसुएड कर सकते हैं, ठीक है, या हम बोलेंगे कि वी बिलीव वी समवन यानी सम पीपल बिलीव ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। सो बिलीफ जो है यहाँ पे इनका है इसी में कि इस टेम्पटेशन में, सो दैट मीन्स कि इसका परसुएसिव आएगा, ठीक है। सो जहाँ पे बिलीफ होगा तो वहाँ पे परसुएसिव आ सकता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गुमेंट। यहाँ पे आपको बताना आर्गुमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे ए है अभिमन्यु डज नॉट ईट इन द डे सो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, ठीक है। अभिमन्यु दिन में नहीं खाता है तो वो कब खाता होगा, रात में खाता होगा, है ना।
So if Abhimanyu is growing fat and if he does not eat during the day, he will be eating at night. अगर Abhimanyu मतलब मोटा हुआ होगा, if he does not eat during the day, अगर वो दिन में नहीं खाता होगा, अगर दिन में नहीं खाता होगा, he will be eating at night, तब वो रात में खाता होगा, ठीक है. सेम सी है, Abhimanyu eats in the night, so he does not eat during the day. So Abhimanyu जो है वो खाता होगा नाइट में, तभी वो दिन में नहीं खाता है. डी है, सिंस Abhimanyu does not eat in the day, जब से Abhimanyu खाता है इन्हें, जब से वो खाता नहीं है दिन में, तो वो जरूर खाता होगा कब, रात को. ओके, तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है. ओके, आपके पास 40 सेकंड्स है, 40 सेकंड में आपका आंसर करना है. चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड. देखो मैंने ये दोबारा क्वेश्चन करवाया है ना, कि एक बार मैंने शायद करवाया ये क्वेश्चन पिछले एमसीक्यूज में. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे फोकस कर लो कि क्या कह रहा है ना. जैसे यहाँ पे इज नॉट है ना, कि आर्ग्यूमेंट. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो मतलब जब वो एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट कौन होगा, तो उसको है ना टिक मार के आते हैं, तो गलत कर देते हैं. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, पहले इसमें ये भी देख सकते हैं कि यानी कितने स्टेटमेंट जैसे एक जैसे हैं, तो जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो दैट कम्स आंसर. अगर ये मतलब ट्रिक अगर हम मान के चलेंगे. ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सो ये आर्गुमेंट नहीं है. क्यों नहीं है, देखो बाकी जो है वो मतलब थोड़े से कंट्रोवर्शियल है ना. सो ये वाला नहीं है. जैसे Abhimanyu इज ग्रोइंग फैट, Abhimanyu मतलब मोटा होता जा रहा है. एंड इफ ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे, अब वो दिन में नहीं खाता होगा, तो वो कब खाता होगा, नाइट में. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो ग्रोइंग फैट, तो ये जरूरी नहीं है कि वो फैट हुआ होगा. ठीक है, हाँ. सो इसमें ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं कि ये Abhimanyu इज ग्रोइंग फैट, वो जरूरी फैट हुआ होगा. ठीक है, सो थोड़ा सा ये डिफरेंट है बाकी से. यानी जैसे पहला है Abhimanyu डज नॉट ईट इन द डे, सो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, है ना. ये तो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है कि वो दिन में अगर नहीं खाता होगा तो रात में खाता होगा. इस तरह सी पार्ट है, Abhimanyu ईट्स इन द नाइट, वो रात में खाता होगा, रात में खाता है, बट वो दिन में नहीं खाता है. ठीक है, सो इस तरह कि जब से Abhimanyu ने स्टार्ट किया है दिन में, जब से उसने बंद कर दिया खाना दिन में, तो वो जरूरी है कि वो रात को खाता होगा. ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट. सो चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, अपन आंसर कर लो. If P is true, Q is true. If P is false, Q is false. The relation of this proposition is, अगर P true होगा so Q भी true होगा. ठीक है, so इस तरह if P is false, Q is false, यानी ये आपस में मिले जुले हैं. अगर P true होगा so Q भी true होगा, अगर P false है तो Q भी false है. तो ये रिलेशनशिप जो है ये किस टाइप की प्रपोजिशन है. ठीक है, क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये सब कंट्ररी है, क्या ये कंट्राडिक्टरी है. तो इस टाइप की रिलेशनशिप आपको बतानी है, यानी इसमें कौन से प्रीपोजिशन यूज हुआ है. वेरी गुड, आपके पास 30 सेकंड्स, ये 40 सेकंड्स है. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सब कंट्ररी है. ठीक है, यानी जब आपस में ये मतलब सेम एक जैसे होंगे. ठीक है, जैसे क्वालिटी में या क्वांटिटी में सेम होंगे, तब उस प्रीपोजिशन, उस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सब कंट्ररी. ठीक है, हाँ. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ये इफ ए इज ट्रू सो बी इज आल्सो ट्रू. ओके, या इफ ए इज फॉल्स बी इज आल्सो फॉल्स, या बी इज फॉल्स ए इज फॉल्स. तो इस टाइप की प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं सब कंट्ररी. ओके, तो आई होप यू गॉट इट. अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा. कल का कोई और क्वेश्चन होगा कि यानी इफ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा
इफ 1 इज सेम एज 10 एंड 10 इज सेम एज 1, तो ये सेम सेम जो लगा हुआ है तो ये भी सब कंट्ररी बोलेंगे हम। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। टू प्रीपोजिशंस विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स बट डिफरेंट इन क्वालिटी, और दो प्रीपोजिशंस है हमारे पास, ठीक है, विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है बट डिफरेंट, उनमें क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में सेम है बट क्वालिटी डिफरेंट है, तो ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे प्रीपोजिशंस को क्या कहेंगे हम। सो ए कंट्राडिक्टरी, बी है कंट्ररी, से सबअल्टरनेशन, डी है सब कंट्ररीज। दो प्रीपोजिशंस है जिनमें सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ना, तो बट वो क्वालिटी में थोड़े से डिफर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सब कंट्रीज उसको बोलते हैं, ठीक है। दो प्रीपोजिशन है, उनमें सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, ठीक है, बट वो डिफर किसमें करते हैं, क्वालिटी में, ठीक है, तो उसको सब कंट्रीज बोलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। सो इनमें से बताना आपको 4 स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। ए है, फर्स्ट है वुडन टेबल इज अ टेबल, एक वुडन टेबल टेबल है। सेकेंड, नाउ इट इज रेनिंग और नॉट रेनिंग, अब बारिश हो रही या नहीं हो रही है। थर्ड है द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, है ना। तो फोर्थ है चिकन कम्स आउट ऑफ हैंस एग। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, हमेशा के लिए जो ट्रू रहता है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपको ये जो दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, उनमें से आपको चूज करना है। जैसे कोड में दिया गया, ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, डी है सेकंड एंड थर्ड। सो यहाँ पे इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से नहीं चूज करना है कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, यहाँ पे आपको कोड में चूज करना पड़ेगा। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये करेक्ट है ना। जैसे वुडन टेबल तो टेबल है, वुडन टेबल का वुड का है वो टेबल है, ठीक है। सो थर्ड क्या है, सनराइज इन द ईस्ट, तो ये भी मतलब करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है। तो इस तरह चिकन कम्स आउट ऑफ हैंस एग, तो ये भी करेक्ट है, तो ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। अब ये जो है नाउ इट इज रेनिंग और नॉट रेनिंग, वी डू नॉट नो कि अभी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये नहीं, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो पर आंसर कर लो। पर्सन इज एजुकेटेड थ्रू ए फॉरेन लैंग्वेज आर श्योर टू बी अनपेट्रियोटिक, यानी वो पर्सन जो फॉरेन लैंग्वेज से पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के यूज किए हो, फॉर एग्जाम्पल जर्मन है ना, फ्रेंच है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यानी वो अनपेट्रियोटिक होते हैं, बुलवतनी उनमें नहीं होती है, ठीक है। सो मार्क द आंसर एज फॉलोज। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये फैक्ट है, तो देन ए आएगा, अगर एडवाइस है तो बी आएगा, अगर ओपिनियन है तो सी आएगा, अगर प्रेजुडाइस है तो डी आएगा। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। हाँ, प्रेजुडाइस का मतलब है कि यानी जो रीजन पे आधारित पे नहीं होगा, ठीक है, या एक्चुअल एक्सपीरियंस पे आधारित नहीं होगा, विच इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन या विच इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्चुअल एक्सपीरियंस, दैट इज प्रेजुडाइस। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर इफ द स्टेटमेंट इज अ प्रेजुडाइस, अगर स्टेटमेंट प्रेजुडाइस होगा
ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रेजुडाइस, मतलब इसका रीज़न जो है एक्सपीरियंस बेस पे नहीं है ना, ठीक है। तो यार रीज़न जो नहीं है इसका कोई, तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेजुडाइस है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या है? डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जब भी ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुई होगी तो तब इंग्लिश लैंग्वेज भी खत्म होगी, ठीक है। सो मार्क द आंसर एज फॉलोज। अब यहाँ पे भी बताना आपको कि यानी क्या ये फैक्ट है, इफ द स्टेटमेंट इज फैक्ट, अगर ये फैक्ट है तो ए आएगा, अगर एडवाइस है तो फिर तो बी आएगा, अगर ओपिनियन है तो सी आएगा, अगर प्रेजुडाइस है ना, तो दैट मीन्स डी आएगा। सो आई होप सब आंसर करेंगे। चलो करो आप आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गई तो इंग्लिश लैंग्वेज भी खत्म हो गई अपने आप। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इफ द स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन, तो ये एक अगर स्टेटमेंट ओपिनियन होगा तो ये ओपिनियन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। यानी जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म होगी तब इंग्लिश लैंग्वेज भी खत्म होगी, ठीक है। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। If x loves y, then what can be inferred about y loves x? It is, तो अगर हम बोलेंगे कि x मैंने loves y, ठीक है। सो x के साथ, x को रिलेशनशिप है y के साथ, है ना। सो देन what can be inferred about y loves x? अगर हम ये बोलेंगे कि यानी ये अगर हम बोल सकते हैं फिर y loves x, तो ये क्या है कि ये ट्रू है या फॉल्स है या मे बी ट्रू या नोटा, नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहां पे कह रहा है कि अगर x को प्यार है y के साथ, ठीक है, तब हम यहां पे बोलते हैं देन व्हाट कैन बी इन्फर्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि y को प्यार है x के साथ, ठीक है। सो इस ये क्या है कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना, या मे बी ट्रू हो सकता है या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो मे बी ट्रू, यानी ट्रू हो सकता है, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है ना। तो क्यों है ये है गॉड रिवार्ड्स दोज हु फॉलो दिस मैक्सिम, यानी गॉड उनको रिवार्ड देता है जो इसको फॉलो करता है। बे इट लीड्स टू रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, सो इसमें एक रिकॉग्निशन मिलती है सोसाइटी में। इट फैसिलिटेट्स कोहेजनेस इन सोसाइटी, इसमें एक कोहेजनेस मिलती है, ठीक है। डे इट लीड्स टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो यहाँ पे आपको बताना है क्यों है ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बताना है क्यों, ठीक है, क्यों है ऐसा। हाँ, 5 मिनट लगे।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी इट फैसिलिटेट्स कोहेजननेस इन द सोसाइटी। ठीक है, इससे क्या होता है कि यानी एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, कि जब कोई ऑनेस्ट होता है ना, तो उस पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होते हैं लोगों को। ठीक है, कि देख बोलते हैं सब कि ये ऑनेस्ट है। ठीक है, हाँ, कि यार जिसमें ये क्वालिटी होगी, ऑनेस्टी जिसमें होगी, तो उससे एक बॉन्ड पैदा होता है लोगों को उसके साथ, जिसमें ये ऑनेस्टी होगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 17 पे, इसको पढ़ लो, पर आंसर कर लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें कंसिडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, फिर बताना आपको कौन सा करेक्ट है। द सनसेट इज ब्यूटीफुल। सेकंड इज महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस पे बिलीव करता है। डी है। थर्ड है डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट। फोर्थ है दोज हु ओन ए कार आर रिच। अब यहाँ पे आपको कोड में चूज करना है, ए में है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, यानी सीक्वेंस में आपको बताना है। सबों में दे दिए गए हैं चारों ऑप्शंस, अब हमें आपको सीक्वेंस में बताना है कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना, डी। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पहले सेकंड में आएगा। महात्मा गांधी बिलीव इन नॉन वायलेंस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हम ले लेंगे द सनसेट इज ब्यूटीफुल। इस तरह थर्ड हम ले लेंगे डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट। फोर्थ है दोज हु ओन ए कार आर रिच। ओके, सो ऐसे ये सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यानी जो एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये आपस में क्या है, ये है कि ये रिलेट डायरेक्टली प्रपोर्शन है आपस में, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा बी है कि यानी इनडायरेक्टली है। सी है कि ये समटाइम्स मतलब आपस में मिले जुले होते हैं या समटाइम्स नहीं होते हैं। सो डी है नॉट, यानी मतलब इन टोटलिटी के नॉट रिलेटेड, यानी आपस में मिले जुले नहीं होते एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके पास 40 सेकंड है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आएगा इसका। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। रिलेटेड इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है। ठीक है, हाँ, जब मतलब सोसाइटी डेवलप होगी तो एजुकेशन भी होगा। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं होगा तब एजुकेशन भी नहीं होगा, है ना। इकोनॉमी, अगर हम मनी की बात करेंगे, जब हमारे पास बजट होगा तो हमारे पास एजुकेशन होगी। अगर बजट ही नहीं होगा तो हमारे पास एजुकेशन कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड डायरेक्टली ईच अदर। ठीक है, दीज आर मैंने दोनों आपस में एक जैसे रिलेटेड है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट भी हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे एक टर्म है डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। बैट्स आर मैमल्स बिकॉज बैट सकल देयर यंग एंड, यानी बैट्स जो है वो मैमल्स है। तो अब वो क्योंकि जो बैट्स है वो दूध पिलाते हैं किनको, अपने यंग वंस को, जो उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तभी इनको मैमल्स बोलते हैं। एंड, और आपको बताना आप इनमें स्टेटमेंट में से
कि कौन सा आएगा। ऑल दोज हु सकल देयर यंग आर मैमल्स, सारे जो अपने बच्चों को दूध देते हैं ना उनको मैमल्स बोलते हैं। भी ऑल मैमल्स सकल देयर यंग, ठीक है, जो भी मैमल्स है ना वो पालते हैं अपने यंग बच्चों को। सो सी है सम ऑफ दोज हु सकल देयर यंग आर मैमल्स, कि कुछ जो है जो अपने बच्चों को दूध देते हैं ना, सो तो वो मैमल्स है। डी है ऑल द अबव, सब इसके आंसर आ जाएंगे। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। आपको चलो बैट्स जो है वो मैमल्स है, क्योंकि जो बैट्स है वो अपने यंग वंस को मतलब है ना दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये सब ठीक है या इनमें से कोई और, मतलब ए बी या सी करके। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल दोज हु सकल देयर यंग आर मैमल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बी का देखें, सी का देखेंगे सम ऑफ दोज, कुछ है, ठीक है। ऑल मैमल्स सकल देयर यंग कि सब नहीं होते हैं। जैसे अगर हम जेंडर की बात करेंगे, मेल एंड फीमेल, मेल तो मतलब वो नहीं दे सकते हैं, फीमेल दे सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे भी बी गलत है। यानी बहुत सारे बच्चे कहते हैं ऑल द अबव, तो ऑल द अबव यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा ए, यानी ऑल दोज हु सकल देयर यंग और मैमल्स, यानी जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना अपने ब्रेस्ट से, तो उनको मैमल्स कहते हैं। अब सारे नहीं होते, ऑल मैमल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑल मैमल्स यंग वन को दूध नहीं पिलाते हैं, ठीक है। जैसे मेल है ना, मेल मैन की बात की जाए या जो भी एनिमल्स है उनमें से मेल जो होंगे सो वो दूध नहीं पिला सकते हैं, ठीक है। हाँ, आई होप यू गॉट इट। तो सेम सम ऑफ दोज हु सकल देयर, तो ये भी नहीं आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. This statement is, यानी यहाँ पे बताना है कि एक सिंगल शेल्फ जो गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल शेल्फ जिसमें बुक्स लगे हुए होते हैं, इज वर्दी, यानी वो बहुत कीमती है, देन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरबिया, जो अरबिया और इंडिया का लिटरेचर है उससे वो अच्छा है, उससे वो बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ पे जो बुक्स लगे हुए होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है, क्या ये फैक्चुअल है, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये ओपिनियन है, क्या ये रिएक्शनरी है। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी एक यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल शेल्फ बोला गया है ना कि वो वर्दी है देन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ अरबिया एंड इंडिया, कि वो उनसे अच्छा है, ठीक है। एक सिंगल शेल्फ की बात की गई है। तो अब ये स्टेटमेंट की क्या ये फैक्ट है, क्या ये लॉजिक है या ओपिनियन है, क्या ये रिएक्शनरी है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको रट लो आप ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, रिएक्शनरी है, ये रिएक्शन है ना। कि कोई बोलता है कि जो यूरोप में मतलब पढ़ा लिखा होगा तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी देन जो इंडिया में या अरबिया में जैसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे जो लिटरेचर है वो ओल्ड है, पुराना है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक रिएक्शनरी है कि ये रिएक्शन होते हैं, मतलब आपस में हम बोल देते हैं ना। हाँ, उस बंदे को ज्यादा, यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ज्यादा प्रेफरेंस उसको दी जाती है जो फॉरेन से आ जाता है, जैसे कोई यूरोप से आ जाता है, कोई यूएसए से करके कुछ डिग्री आ जाती है और उसको ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है ना। तो ये आप समझ लो, तो ये एक रिएक्शनरी स्टेटमेंट है। ओके, सो ये थे आज के टॉप 20 MCQs। सो आई होप यू एंजॉय दिस। सो
आपका फीडबैक आना चाहिए, है ना। आप सेक्शन में फीडबैक दे दो कि कैसा रहा आपको ये आज का एमसीक्यू सीरीज। सो ये जो 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो लॉजिकल रीजनिंग में से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 5 में से अगर आपको 3 करेक्ट होंगे तो देन यू आर परफेक्ट, ठीक है। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको मैं एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।